हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी पियानी और आज मैं क्लास 12 का इंडियन इकोनॉमी का 5 ईयर गोल्स 5 ईयर प्लान्स वाला चैप्टर आप सबको करवाऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम, वो सिस्टम है जिसमें जो सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, उन्होंने एक टारगेट्स बनाना होता है और उसको एक कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं जिसके थ्रू आप उन टारगेट्स को अचीव करोगे। ठीक है, और वो भी विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो उन्होंने डिसाइड किया होता है। अच्छा, इंडिया में 2015 में प्लानिंग जो था वो अबॉलिश हो गया है, प्लानिंग कमीशन अब हट गया है। उसकी जगह जब मोदी जी आए थे, मतलब नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब आए तब उन्होंने हमारे यहाँ पे नीति आयोग की जगह ले ली, जो कि हमारे देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्यों जरूरत थी प्लानिंग की? आपको पता है हमारी जो इकोनॉमी थी जब हमें मिली थी ब्रिटिशर से, तो बहुत ही बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। तो उस समय में अगर हम मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ देते कि वो हमारे देश का डेवलपमेंट करेंगे, तो आई थिंक ये इम्पॉसिबल होता। क्योंकि देखो, डूबती हुई नैया में कोई नहीं चढ़ना चाहता। वही हमारे देश का हाल था, कोई भी हमारे देश में इन्वेस्ट ही नहीं करता। हमारे पास खुद के पास इतने पैसे थे नहीं। तो उस समय सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो खुद अपने हाथ में सारे देश की बागडोर संभाले, खुद एक बहुत बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट करे और हमारे इकोनॉमी को आगे की तरफ बढ़ाए, जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा है। अब दो तरह की प्लानिंग थे, डायरेक्टिव प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग वो होता है जिसमें स्टेट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है, देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। और ज़्यादा तुम समझो कि भाई प्राइवेट सेक्टर है, उनके हाथ में सौंप दिया है सारा देश, बस ये बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको बता दिए गए हैं ताकि हमारे देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सफ़र ना करना पड़े। वेराज कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग जो होती है, कि सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमीज जो होती हैं वो इसी प्लानिंग को परस्यू करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में तो देखो प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों जो होते हैं वो मेन एजेंट्स होते हैं ग्रोथ के। वेराज कैपिटलिज्म के अंदर में क्या होता है कि इंडिविजुअल गेन्स जो होते हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट्स अलाउ कर दिया जाता है कि भी आप कर सकते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट्स अगर कमा सकते हो तो कमाओ। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में सोशल गेन्स को मैक्सिमाइज करा जाता है, वो भी स्टेट करती है, स्टेट के द्वारा ये सब होता है, मतलब सरकार के द्वारा होता है, गवर्नमेंट के द्वारा होता है। अब तीन तरह की इकोनॉमीज होती है, इनके बारे में आप वैसे थोड़ा बहुत जानते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है, आपको पता ही है कि सारा कुछ प्राइवेट वालों के हाथ में होता है, उनका मेन काम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, दे हैव देयर मेन रोल इज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो रोल होता है गवर्नमेंट का सिर्फ इतना होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, बस। आप जब कैपिटलिस्ट होती है तो सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, यहाँ पे कोई सोशल वेलफेयर नाम की चीज़ नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइवेट वालों के हाथ में कुछ छोड़ोगे तो वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमम करने के बारे में ही सोचेंगे। फायदा ये होता है कि यहाँ पे जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो करता है, जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट होती है। और डिमेरिट ये होता है कि यहाँ पे जो कलेक्टिव इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का वो नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे ग्रोथ तो होती है बट सोशल जस्टिस नहीं रहता है। दूसरी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ये कलेक्टिवली सोसाइटी का ही होता है, सोशल वेलफेयर को ही मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है गवर्नमेंट का प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में। मेरिट्स ये है इसके कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है, सोशल जस्टिस होता है। डीमेरिट्स ये होते हैं जीडीपी ग्रोथ जो होगी वो ऑब्वियसली स्लो ग्रोथ होगी जीडीपी की। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक, तो ये हो गया इसके अंदर में। और नेक्स्ट है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है जो हमारी इकोनॉमी है, यानी कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों का इक्वल रोल प्ले करते हैं, दोनों ही इक्वल रोल प्ले करते हैं हमारे देश के डेवलपमेंट के अंदर में, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके फायदे क्या होते हैं कि मीन्स ऑफ, अच्छा, और इसमें एक चीज़ होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों के पास है, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक एंटरप्राइजेस के पास में। प्राइवेट सेक्टर में जो प्रोडक्शन डिसीजंस होते हैं वो मेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर लिए जाते हैं, वेयर पब्लिक सेक्टर में जो मेन डिसीजंस लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर को लेकर लिए जाते हैं। दोनों ही सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोसेस और प्रोडक्शन में। फायदा क्या होता है, इसके पास कंबाइंड मेरिट्स है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमीज के। सोशल जस्टिस भी यहाँ पे मैक्सिमम होता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी भी प्रमोट होती है, प्लस जीडीपी ग्रोथ भी हमको मिलता है यहाँ पे। ठीक है, डिमेरिट्स ये होते हैं, ऐसी इकोनॉमी में करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और करप्शन की वजह से लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी होती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे होती है। अच्छा, अब हम अपने गोल्स के बारे में आपको बताते हैं। जैसे कि जब भी 5 ईयर प्लान्स बनते हैं तो उनके कुछ गोल्स होते हैं। क्या गोल्स हो सकते हैं? देखो, दो तरह के गोल्स होते हैं, एक तो होता है लॉन्ग पीरियड गोल्स, एक होते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स।
लॉन्ग पीरियड गोल्स हर प्लान के लिए कॉमन ही होते हैं लगभग, कि भाई हमारे जीडीपी ग्रोथ होना चाहिए, हमें फुल एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लानिंग ऑफ मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आप कह सकते हो। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होना चाहिए, हमारे देश में मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट हो, हमारे पास अच्छे से फूड ग्रेन्स वगैरह सब कुछ हो, बाहर देश से चीज़ें मंगाने की कम जरूरत पड़े। प्लान स्पेसिफिक, यानी कि जो प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हर प्लान का अलग अलग होते हैं, वो चेंज होता रहता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो प्लान्स का ऑब्जेक्टिव होता है वो कभी भी, ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग पीरियड गोल्स, उसके संग कभी क्लैश नहीं करता है। ठीक है, ये प्लानिंग जो कमीशन था इस चीज़ का हमेशा से उनको ध्यान रखना होता था। जैसे हमारे देश में जब फर्स्ट प्लान बना था तो उसका क्या था कि हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी का एम था। जब सेकेंड प्लान हुआ तो इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया। थर्ड प्लान के टाइम पे सेल्फ सफिशिएंसी, कि भाई हम फूड ग्रेन्स वगैरह में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, हमें बाहर देश से चीज़ें ना मंगानी पड़े, इस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया था। फोर्थ एंड फिफ्थ प्लान, थर्ड एंड फोर्थ में यही था। एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ प्लान में हमारा जो एम था पॉवर्टी एलिवेशन, हमारा जो मेन एम था ये था कि हमारे देश में पॉवर्टी ना रहे, उसको हटाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट गेन कर सकें। तो पॉवर्टी हटाने के लिए जो उन्होंने सेवन्थ एट्थ प्लान में किया था कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि भाई कैसे भी करके फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास में ये था नाइन्थ प्लान में ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन सब चीज़ों के फोकस किया गया था। टेंथ प्लान में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, 11th में पॉवर्टी रिडक्शन एंड जॉब क्रिएशन के बारे में सोचा गया था, और 12th में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद आपको पता ही 12th प्लान लास्ट प्लान था, उसके बाद हमारे यहाँ पे प्लान नहीं हुए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अब आप जो लॉन्ग पीरियड गोल्स में आपने सुना जीडीपी ग्रोथ, वो आपको कैसे मिलेगी जीडीपी ग्रोथ? इंक्रीज इन जीडीपी का मतलब होता है कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है इकोनॉमी में वो इंक्रीज होना है। इसका मतलब कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमी में इंक्रीज करो। जब इंक्रीज होगा फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, वो अगर कंसिस्टेंट होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप मिलेगी। इंक्रीज इन जीडीपी दो फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंड करती है। पहला, रिसोर्स बेस्ड जो होता है कंट्री का, वो इंक्रीज होना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्टिविटी जो है, यानी कि जो आउटपुट पर यूनिट होता है, वो आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज से इंक्रीज करो। नेक्स्ट है हमारा कि जो प्लानिंग इन इंडिया होती है वो ये सारी चीज़ें देखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हों, अच्छे से यूटिलाइज हों, उनको अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, उनको बिल्कुल भी वेस्ट ना किया जाए। दूसरा हमने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो सिचुएशन जिसमें दोज हु आर एबल टू वर्क एंड दोज हु आर विलिंग टू वर्क, उनको नौकरी मिले, उनको जॉब मिले। ठीक है, यानी कि दोज हु आर एबल टू वर्क, दोज हु आर विलिंग टू वर्क, दे मस्ट गेट वर्क। ये था सोशल ऑब्जेक्टिव प्लानिंग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। रीज़न इसका यही था, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, एंड जो ग्रोथ है इट शुड बी शेयर्ड अक्रॉस द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ठीक, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी जीरो एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो वॉलंटरली अनएम्प्लॉयड होते हैं या नहीं काम करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कभी नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इकोनॉमी में हमेशा कुछ पॉपुलेशन जो होती है वो अनएम्प्लॉयड ही होती है, विच इज़ द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से हो सकती है या किसी भी सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन के अंदर में। स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है अब तक के बाय एंड लार्ज में बेसिकली तभी आते हैं जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने देश में, और इन चेंजेस की वजह से लोग जो होते हैं वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, बाद में धीरे धीरे वो अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। और जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसको भी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये कंसिस्टेंट होता है फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर में ही। नेक्स्ट होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो मीनिंगलेस होएगा अगर सिर्फ एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ग्रो करे और जो पुअर है वो पुअर ही रह जाए, दूसरे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है वो आगे ही ना बढ़ पाए। तो ग्रोथ सर्व्स मतलब कि वर्चुअली इसका कोई पर्पस नहीं होगा सोसाइटी में अगर रिच विल टेंड टू बिकम रिचर एंड द पुअर विल टेंड टू बिकम पुअरर। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ जो है इक्वली सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब ही यही होता है कि सोशल इक्वलिटी रहेगी। एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का, जो गोल्स का मेन गोल्स थे प्लानिंग के, वो यही थे कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होना चाहिए। नेक्स्ट हमने करा था मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब अपडेशन, आप अडॉप्ट करो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, मैंने मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करो इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। हमें पता है आउटपुट हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम
अपने रिसोर्सेज को पूल करें और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ करें। एक ज़माने में इतनी सी ज़मीन में इतनी सारी ज़मीन थी हमारे पास, फिर भी इतना सा हमारा प्रोडक्शन होता था फूड ग्रेन्स वगैरह का। आज की डेट में इतनी सी ज़मीन में भी इतना प्रोडक्शन हो सकता है। इवन तो अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हम काफ़ी पीछे हैं, बट स्टिल हमने बहुत इम्प्रूव किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन वेल नोन, हम टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि हमने अच्छा एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने से हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आईटी हब बन गया है, बीपीओ है, यानी कि जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह होती है। तो मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लान इन इंडिया, इनका एक सोशल एंगल भी होता है। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन करो लेकिन सोशल आउटलुक को साथ में लेकर के करो। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब, लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है, सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? सेल्फ सफिशिएंसी होती है कि हम अपने एसेंशियल गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, अपने आप से कलेक्ट कर सकें, मतलब अपने देश में खुद ही उगा सकें विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। तो ये जो गोल था अकॉर्डिंग टू द हाई प्रायोरिटी, जो हमने सबसे पहले 7 प्लान्स जो थे उसमें यही था। बेसिक आइडिया ये था कि हमारी इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर से थोड़ा दूर रहे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम डिपेंड कर रहे थे बहुत ज़्यादा एसेंशियल गुड्स की सप्लाई के लिए भी हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो इंडिया जो है 1965 में जब यूएसए ने कहा, हमें थ्रेटन किया था कि वो हमारे यहाँ से फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना, मतलब इंडिया में फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना बंद कर देंगे अगर हमने पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं छोड़ा। हमें ऐसी धमकियाँ भी मिली थी 1965 में। तो उसके बाद से इंडिया जो था वो चाहता था कि हम एटलीस्ट फूड ग्रेन की प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ताकि दूसरे देश के लोग हमारे को लेकर के किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना कर सकें। टू अवॉइड द अनसर्टनिटीज ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज वेरी नेसेसरी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आप आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर क्लियर होगा, और अगर आपको समझ आया मेरा जो एक्सप्लेनेशन था तो आप सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के क्या फीचर्स थे प्लानिंग में 1991 तक। फिर उसके बाद मैं जैसे जितने भी टॉपिक्स हैं, सक्सेस या अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या थी हमारी, और जो आगे के ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी ये बाकी हैं इस चैप्टर के। फेलियर्स क्या हुआ, क्यों हमारा प्लानिंग कमीशन को हमें बंद करना पड़ा, क्यों ये फेल कर गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो देयर। एंड अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आता है, आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करना। देखो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको दबाओ, बगल में घंटा है, बेल आइकन, उसको भी दबाओ, ताकि जैसे ही मेरे नेक्स्ट वीडियोस आए आपको पता चल जाए। और आपका सिलेबस मैं कोशिश करूँगी मई तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, विथ रिविजन सब कुछ हो जाएगा। ओके देन, गुड बाय टुडे।